हाय गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी वैश्विक समस्या के बारे में जिसकी जानकारी होना हम सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम पृथ्वी पर डियर फ्रेंड्स, तो लगातार कभी कहीं आंधी आती है तो कहीं तूफान, कहीं बाढ़ बन जाती है और कहीं पे हम देखते हैं सूखा की स्थिति बनी हुई है। किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस प्रकार से एकदम से क्लाइमेट का चेंज होना बार बार ये बॉडी हमारी सहन नहीं कर पाती है। और हम देखते हैं आज हर घर में कोई ना कोई एक मेंबर डियर फ्रेंड्स बीमार जरूर मिल जाता है हमको। ये सब इफेक्ट हैं डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इस हमारे क्लाइमेट चेंज होने का। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। चलिए बात करते हैं, आखिर ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। धरती के वातावरण में तापमान में लगातार विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब डियर फ्रेंड्स, जो पृथ्वी का एक निश्चित तापमान है उसमें यदि लगातार वृद्धि होती है पूरे विश्व में, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब डियर फ्रेंड्स, ग्लोब का वार्म होना भी बेहद जरूरी है। यदि डियर फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी गर्म नहीं होगी तो कोई पेड़ पौधे हमें दिखाई नहीं देंगे, और डियर फ्रेंड्स यदि पेड़ पौधे दिखाई नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी दिखाई नहीं देंगे। पेड़ पौधे हैं और मानव हैं, सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो नहीं होगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ग्लोब का वार्मिंग होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन डियर फ्रेंड्स अत्यधिक लगातार ग्लोब का वार्म होना, तापमान का बढ़ना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी का एक निश्चित औसत तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, मतलब ग्लोब वार्म नहीं होती, तो शायद पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। क्योंकि यदि ग्लोब वार्म नहीं होती डियर फ्रेंड्स, तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, ना कि 15 डिग्री। अब डियर फ्रेंड्स, जो पृथ्वी के जीवन के लिए जो अभी वर्तमान में हमारा तापमान होना चाहिए वो 15 डिग्री सेल्सियस है। और यदि यह ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी गर्म नहीं होती, मानव जीवन होता ही नहीं। -18 डिग्री सेल्सियस में कितनी ज़्यादा ठंडी होती आप कल्पना कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये तो अच्छा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो अच्छा है लेकिन लगातार बढ़ना गलत है। कोई भी चीज़ यदि हद से ज़्यादा होती है ना तो प्रॉब्लम खड़ी करती है, बस यही मान लीजिए यहाँ पे। तो आखिर कौन कौन सी मानव की प्रतिक्रियाएं हैं और क्या कारण है पृथ्वी का लगातार गर्म होने का। तो डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं जो कि एक परत बना लेती हैं, और जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं डियर फ्रेंड्स, उनको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं अपने अंदर, और फिर आती हैं तो उनको जाने नहीं देती हैं। उसके 33% प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स, अब प्रकाश के कारण जब अवशोषित कर लेंगी और जाने नहीं देंगी पृथ्वी से, तो डियर फ्रेंड्स गर्मी होगी कि नहीं होगी। सूर्य के प्रकाश में गर्मी लगती है कि नहीं लगती है। तो बस यही प्रतिक्रिया है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं उन गैसों के बारे में कि आखिर वो कौन कौन सी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में बढ़ाने में मदद करती हैं या योगदान देती हैं। डियर फ्रेंड्स, वो गैसें हैं जो कुछ होती हैं प्राकृतिक गैसें, कुछ होती हैं मानव निर्मित गैसें जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में मदद करती हैं। देखिए बात करते हैं कुछ प्राकृतिक गैसों के बारे में जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। तो बात करें कि सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली गैस है जो डियर फ्रेंड्स, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस बढ़ाने में 70-72% डियर फ्रेंड्स अपना योगदान देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्लोब को वार्म करने में। और बाकी गैसें जैसे मीथेन भी डियर फ्रेंड्स दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ज़्यादा गैस है, मतलब बड़ी है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए। वरना वातावरण में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस की बात करें तो वो तो आपको ही पता है कि नाइट्रो ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं जो बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल अदा करने वाली है, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो कि 20% रोल अदा करती है। फिर
फिर है हमारी नाइट्रो ऑक्साइड, जो कि 3% भूमिका अदा करती है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी गैस है, 14% भूमिका अदा करती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। इसके बाद बात करें जल वाष्प की, तो वो भी डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा योगदान देता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में। तो डियर फ्रेंड्स कौन कौन सी हमने गैसों के बारे में बताना अभी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प। क्लियर हुआ? चलिए एक पूरा बात कर लेते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि आखिर इस कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कहाँ से होती है। तो आपने डियर फ्रेंड्स कभी धुएं में देखा होगा, आप सांस ले पाते हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते नहीं और छोड़ते हैं क्योंकि, और पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो जैव ईंधन को जलाने से निकलती है। तो हम देखते हैं कभी कभी इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं वनों में आग लग जाना, ईंधन के लिए लकड़ी जलाना, ये भी डियर फ्रेंड्स फैक्ट्रियों से बहुत सारा धुआं निकलना, ये भी डियर फ्रेंड्स उत्सर्जन है, कारण है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कि जैव ईंधन के द्वारा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और हम देखते हैं और इसको सोखने का काम कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे भी हम लगातार कटाई हो रही है उनकी, है ना, औद्योगिकरण के कारण, बढ़ते औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण। उसके बाद देखिए मीथेन गैस की बात करते हैं। तो मीथेन गैस हमने बताया कि 20% रोल अदा करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और यह गैस कहाँ से निकलती है? बात करें तो दलदल कृषि के द्वारा, भूमि से जब हम देखते हैं दलदलीय कृषि की जाती है, आप देख सकते हैं जैसे धान की खेती में आपने देखा होगा किस प्रकार दलदल बनता है। देखिए बात करते हैं तीसरी सबसे ज़्यादा बड़ी गैस की, जो कि हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल अदा करती है, 14% रोल अदा करती है, भूमिका निभाती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डियर फ्रेंड्स ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आखिर निकलती कहाँ से है और इसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए डियर फ्रेंड्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह होते हैं, परफ्यूम वगैरह होते हैं, स्प्रे वाले सामान, प्लास्टिक का फॉर्म जब बनता है डियर फ्रेंड्स तब निकलती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है, जो कि डियर फ्रेंड्स ओजोन परत को भी हानि पहुंचा रही है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं और कैंसर का कारण बनती हैं, पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, और इसमें भी रोल अदा करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी 14%, बहुत बड़ी संख्या है। इसके बाद जो तीसरी गैस है जो कि हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने वाली, तो वो है नाइट्रो ऑक्साइड। नाइट्रो ऑक्साइड डियर फ्रेंड्स 3% भूमिका निभाती है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में। अब ये नाइट्रो ऑक्साइड कहाँ से निकलती है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अब बात करते हैं। तो कृषि दहन के द्वारा डियर फ्रेंड्स हमारी नाइट्रो ऑक्साइड गैस निकलती है। इस जब हम नायलॉन भी बनाते हैं तब भी नाइट्रो ऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसमें कंट्रोल करके कृषि दहन को कम से कम किया जाए। हम देखते हैं ना कि खेतों में आग लगा दी जाती है, किसके लिए? कि जिससे कि वहाँ पर राख बन जाए। और डियर फ्रेंड्स पहले झूम कृषि के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो भी नाइट्रो ऑक्साइड, नायलॉन में निर्माण में भी नाइट्रो ऑक्साइड निकलती है। तो डियर फ्रेंड्स इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करके हम अपने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कौन कौन सी गैसों के बारे में जाना हमने जो ग्रीन हाउस में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली, तो वह है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, तीसरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथी नाइट्रो ऑक्साइड, पांचवी जल वाष्प। क्लियर? याद हो गए? चलिए फ्रेंड्स, एक तो रही हमारी प्राकृतिक गैसें, अब बात करते हैं कुछ मानव निर्मित गैसें जो कि ग्रीन हाउस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो वो गैस है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये गैसें हैं मानव निर्मित गैसें हैं जो कि डियर फ्रेंड्स हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रही हैं। मानव निर्मित गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन,
सल्फर हेक्साक्लोराइड। याद हुआ आपको? तो डियर फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के क्या कारण हैं, कारण बताइए। तो पहला है औद्योगिकीकरण, अत्यधिक उद्योगों का आना डियर फ्रेंड्स, तो इसके कारण हम देखते हैं धुआं कितना ज़्यादा निकलता है, जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं। नगरीकरण होना, बहुत सारे पेड़ पौधों को डियर फ्रेंड्स, अब तो जगह ही नहीं बची है कि पेड़ पौधों को लगाया जाए, और काट काट के नगर बसाए जा रहे हैं, है ना। नगरीकरण होना, उसमें नगरीकरण में तो डियर फ्रेंड्स कितने ज़्यादा वाहन चलते हैं, उसमें जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो उसके कारण भी धुआं निकलता है। उपभोक्तावादी संस्कृति, वनों का विनाश करना। अब अत्यधिक डियर फ्रेंड्स हम वनों को काट के अपना औद्योगिकीकरण करेंगे और डियर फ्रेंड्स डेवलपमेंट करना चाहेंगे, तो वनों के विनाश के कारण ही डियर फ्रेंड्स एक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला कोई बचता ही नहीं है। अब बचेगा नहीं डियर फ्रेंड्स, तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रही है, बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। तो इसीलिए हमने कारण में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में कि वनों का उन्मूलन, अत्यधिक उन्मूलन होना ही एक इसके बढ़ने का कारण है। और साथ में औद्योगिकीकरण के साथ में हमने देखा जीवाश्म ईंधन को जलाना, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल अदा करने वाली बात है। पॉइंट पे आप अपने अनुसार बहुत बड़ा आंसर भी करके लिख सकते हैं यदि आप मेंस देने वाले हैं। तो आप बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में प्रभाव क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना, बढ़ने दो। तो डियर फ्रेंड्स, इसके प्रभाव आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसका प्रभाव डियर फ्रेंड्स, यदि वर्तमान गति से जिस प्रकार अभी प्रदूषण हो रहा है वो जारी रहा, तो आने वाले 75 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है, ये इस साल की रिपोर्ट बताती है। जो कि डियर फ्रेंड्स, बर्फ पिघलाने में समुद्री जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, 1 से 1.5 फीट बढ़ सकता है हमारा समुद्री जल स्तर, जिससे कि मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, मालदीव, हॉलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों के अधिकांश भूखंड समुद्र में जलमग्न हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पृथ्वी में जो, तो अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क में डियर फ्रेंड्स 150 ग्लेशियर हुआ करते थे अमेरिका में, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की वजह से अब देखें तो डियर फ्रेंड्स ओनली 25 ग्लेशियर ही बचे हैं, जहाँ पे क्या था, बर्फ जमी हुई थी, 150 ग्लेशियर थे। बढ़ते हुए तूफान जलवायु से अब खतरनाक और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। हम देखते हैं किस प्रकार जलवायु क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाती है, और हम देखते हैं कि इसका सहन हमारी बॉडी भी नहीं कर पाती है। कहीं बाढ़ आ रही है हम देखते हैं, तो कहीं सूखा पड़ रहा है। और डियर फ्रेंड्स, जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने के सामने जो प्रॉब्लम दिखाई देती है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम डियर फ्रेंड्स जब बाढ़ चली जाती है तब होती है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ छोड़ के चली जाती है डियर फ्रेंड्स, फिर जो आसपास के लोग होते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियों का उत्पन्न होती हैं, वहाँ से बहुत सारे रोग, वायरस, बैक्टीरिया निकलते हैं। तो ये सब परिणाम है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का, जलवायु परिवर्तित होने का, हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करने का। देखिए, तापमान अंतर से, ऊर्जा से लेकर प्राकृतिक तूफान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। 1895 की बात करें डियर फ्रेंड्स से 2012 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया था। 2012 को नहीं, जबकि 2016 को सबसे ज़्यादा गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है 1895 से अब तक। तो किस प्रकार बढ़ रही है, हम इस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग पर। इस पर प्रयास भी बहुत सारे किए गए हैं और परिणाम तो आप देख चुके हैं, आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश, ये सब होना, ग्लेशियर का पिघलना, बहुत सारे। यदि डियर फ्रेंड्स 1% भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि और ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है 21वीं शताब्दी आते आते डियर फ्रेंड्स, तो हमें इसके भयंकर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, इस पर रोक नहीं लगाई गई। तो कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा उत्सर्जक देशों के बारे में, तो डियर फ्रेंड्स वो है हमारा चाइना। यह 33वें स्थान पर आता है हमारा चीन, जो कि डियर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उत्सर्जक माना जाता है ग्रीन हाउस गैसों का। इसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करें कि जो यदि मानव की बात करें कि सबसे ज़्यादा पर व्यक्ति डियर फ्रेंड्स प्रदूषक फैलाने वाले कौन से देश में है ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देने वाले, तो वो है हमारा अमेरिका।
तो डियर फ्रेंड्स उसका स्थान 61वें नंबर पे आता है। लेकिन चाइना के लोग क्या है डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है, यहाँ की पब्लिक सबसे ज़्यादा है तो हमारे देश में भी दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत। लेकिन डियर फ्रेंड्स तो यहाँ का यदि थोड़ी थोड़ी प्रदूषण भी फैलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। जबकि यदि बात करें कि पर व्यक्ति डियर फ्रेंड्स प्रदूषण फैलाने वाला देश कौन सा है जहाँ पे ज़्यादातर प्रत्येक व्यक्ति प्रदूषण फैलाता है, वो है हमारा अमेरिका। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, लेकिन रीज़न ये है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ की पब्लिक ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा देशों की बात आती है डियर फ्रेंड्स तो आप अमेरिका लिखिए, और चाइना लिखिए और प्रदूषक फैलाने वाला देश। और यदि व्यक्तियों की बात आती है कि पर व्यक्ति प्रदूषक कहाँ पे सबसे ज़्यादा फैलाया जाता है ग्रीन हाउस का, GNG का, तो डियर फ्रेंड्स वो है हमारा अमेरिका। क्लियर? देखिए बात करते हैं, अभी तो हमने प्रदूषण के बारे में बात की और इसके प्रभाव देखा कि ये समस्या हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और समुद्रों का बढ़ना हो रहा है, जिससे कि बहुत सारे देश डूब भी सकते हैं। समुद्रों का जल स्तर बढ़ने के कारण तबाह मचा सकती है बाढ़। तो डियर फ्रेंड्स तो इसको रोकने के लिए क्या सरकार के द्वारा वैश्विक और देश में कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए डियर फ्रेंड्स अभी तक कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इसका इतिहास क्या रहा, पहले से कौन कौन से प्रयास किए गए और अभी कौन से प्रयास चल रहे हैं, कौन सी योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा इसको कम करने के लिए, उनके बारे में चलिए जानते हैं इसका इतिहास। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में डियर फ्रेंड्स कब से अस्तित्व में आया ये शब्द, 1824 में जोसेफ फूरियर ने बताया था ग्रीन हाउस के बारे में, जिनके द्वारा दिए गए तर्क और साक्ष्यों को वर्ष 1827 और 38 में क्लाउड पायलट ने मजबूत कर दिया। क्लाउड पायलट ने इस पर प्रयोग और अवलोकन करने के बाद इसका कारण जॉन टिंडल ने 1859 में बताया। तो डियर फ्रेंड्स जोसेफ फूरियर ने सबसे पहले इसके अस्तित्व की बात की थी, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताया। इसके बाद 1827 और 38 आया, उसके बाद क्लाउड पायलट ने इस बात को पूर्णतः डियर फ्रेंड्स और मजबूत कर दिया कि वाकई में ये बात सत्य है जोसेफ फूरियर की। इसके प्रयोग और अवलोकन की बात करें तो डियर फ्रेंड्स इसका प्रयोग, इसका कारण जॉन टिंडल ने 1859 में बताया। इसके बारे में अवलोकन किया, देखा, प्रयोग किया, जाना। लेकिन सबसे पहले इसकी स्पष्ट आंकिक जानकारी की बात करें तो उन्होंने स्वांटे आर्नेसियस ने 1896 में दी थी। इन्होंने पहली बार मात्रात्मक पूर्वानुमान लगा करके बताया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दोहरीकरण से होता है यह ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। लेकिन इसमें भी किसी भी वैज्ञानिक ने ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इसका प्रयोग सबसे पहले की बात करें कि इसका ग्रीन हाउस प्रभाव की सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो निल्स गुस्टक एकहोम ने 1901 में किया। तो डियर फ्रेंड्स यह जानकारी क्या आपको याद रहेगी, हमने बताया सबसे पहले ग्रीन हाउस का अस्तित्व किसने बताया, तो जोसेफ फूरियर ने 1824 में बताया। इसके बाद इनके विचारों को सही मायना दिया और मजबूत बताया किसने, साक्ष्यों के द्वारा 1827 और 28 में क्लाउड पायलट ने मजबूत कर दिया। इसके बाद अभी तो मजबूत ही किया है, अब अवलोकन और कारण किसने बताया, तो डियर फ्रेंड्स 1859 का टाइम आता है। 1859 में जॉन टिंडल ने डियर फ्रेंड्स इसका अवलोकन किया, लेकिन अभी अवलोकन किया, जाना, कुछ अभी आंकिक निरूपण नहीं दिया इन्होंने। तो 1896 में आंकिक निरूपण की बात करें तो स्वांटे ऑर्नियस ने दिया था। इसके बाद इन्होंने बताया डियर फ्रेंड्स कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की दोहरीकरण होता है इससे, और वैज्ञानिक ने ग्रीन हाउस शब्द का यदि हम बात करें कि प्रयोग कब किया और किस वैज्ञानिक ने किया, अभी तो इसके कारण को बताया जा रहा है ना, कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ये सब बताया जा रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन अभी शब्द नहीं लाया गया है। तो यह शब्द लाया गया 1901 में। किसने प्रयोग किया, निल्स गुस्टक एकहोम ने 1901 में ग्रीन हाउस नामक शब्द दिया। तो डियर फ्रेंड्स अभी तो इसका अस्तित्व की बात चल रही है कि किस प्रकार ग्रीन हाउस शब्द सामने आया। इसके बाद देखिए कौन कौन से इसके रोकथाम के लिए वैश्विक और भारत पर
सम्मेलन किए गए, रोकथाम के उपाय किए गए, उनके बारे में जानते हैं और क्या वर्तमान में चल रहे हैं वो सब। चलिए बात करते हैं वैश्विक संगठनों के बारे में। बात करते हैं IPCC पैनल क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है जो कि डियर फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और मौसम विज्ञान द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1988 में। यह जलवायु परिवर्तन के बाद डियर फ्रेंड्स सब कुछ जानकारी देता है, रिपोर्ट देता है। उसके अनुसार डियर फ्रेंड्स हम भविष्य में योजना बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसमें 195 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव, भविष्य में संबंधित जोखिम के साथ साथ अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है। हमारा IPCC पैनल के बारे में आपने समझ गए होंगे और इसके निकाय के बारे में। इसमें 195 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1988 में स्थापित हुआ था। ये UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन जब से लागू किया गया डियर फ्रेंड्स, तब से 1995 से लगातार इसकी बैठकों का आयोजन किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं एक बैठक 1997 वाली की। इसमें क्योटो समझौता किया गया। अभी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यह डियर फ्रेंड्स विकसित देशों का द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है। इसके तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स में रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया था। एक बहुचर्चित बैठक बुलाई गई थी 1997 में, ध्यान रखना। देखिए UNFCCC की बैठक को हम वार्षिक बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है। हम इसको शॉर्टकट में COP बोल देते हैं, मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, UNFCCC की बैठकों की बात करें तो 1992 से जब स्टार्ट हुआ डियर फ्रेंड रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, तब से स्टार्ट होकर के हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल आया है ना। और जलवायु परिवर्तन के लिए COP की हर साल इसकी बैठकें होती हैं, तब से लेकर के अब तक। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पेरिस समझौते के बारे में। डियर फ्रेंड्स, यह भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समझौता किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि 2015 में 30 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक चला, जिसमें 195 देशों की सरकारों ने प्रतिनिधित्व किया। पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते की चर्चा भी की गई कि कौन कौन से हमें समझौते करने चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं लाएं कि जिससे हम डियर फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके इस समस्या से। देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। साथ ही 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्रदान की गई, हमारे पेरिस समझौते को। देखिए, पेरिस समझौते में भारत और फ्रांस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई। आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों की एक संधि है जिसमें आधारित अंतर सरकारी संगठन भी इसको कहा जाता है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ISE के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता प्राप्त करता है, जो कि डियर फ्रेंड्स 2030 तक सौर ऊर्जा का निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन की राशि को जुटाने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो हमारे यहाँ पे है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसके भारत में है, इसकी स्थापना की गई और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। ध्यान रखना, ये भारत बस का नहीं है, ठीक है ना, संयुक्त है।
चलिए देखते हैं भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में कौन कौन से चल रहे हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना NAPCC। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी कार्ययोजना का शुभारंभ 2008 में किया गया। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिक, उद्योगों, समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और उसके मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इस कार्ययोजना में 8 मिशन शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय और सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थिर किया गया है। सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्तर हिमालय परिस्थिति तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन भी बनाया गया है।